तो मेरे कितने सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि बनारस जैसी पवित्र जगह पे रहने के बाद भी हम नास्तिक कैसे हो गए। गोरखपुर स्टेशन के बाहर ज़्यादा कुछ घूमने को है नहीं। यहाँ के लोगों की बोली में एक मिठास मिलेगी और तहजीब हमेशा आदर से भरा हुआ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस ब्लॉग में आप देखेंगे एक सफ़र ऐसा जो आपको आपके अस्तित्व की पहचान कराएगा। तो फिलहाल हम लोग हैं श्रावस्ती में और यह है विपासना मेडिटेशन सेंटर, जो बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो दुनिया के समस्याओं से खुद को काट कर 10-15 दिन के लिए यहाँ पे मन की शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको बाहरी दुनिया से काट दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बाहरी दुनिया से मेरा मतलब है आपका फ़ोन, जो आज के टाइम पे आदमी एक दिन भी बिना यूज़ किए नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आप ये जो मेडिटेशन सेंटर देख रहे हैं ना, ये टोटली फ्री है और यहाँ पे डेली 100 से 100-150 लोग मेडिटेट करते हैं। 10 दिन का पूरा मेडिटेशन कोर्स होता है। रहना खाना 10 दिन का पूरा फ्री होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो आपको यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं ढाबा में खाना खाने, जहाँ का शाकाहारी भोजन करके आपका स्वाद क्या तबीयत भी ठीक हो जाएगा। एक थाली की कीमत है 100 रुपये, लेकिन आप तब तक दोहरावन मांग सकते हैं जब तक आपका पेट ना भरे। देखिए, अब ईमानदारी से बताएं ना तो यूपी की कुछ चीज़ें हमें बहुत पसंद आती हैं, जैसे यहाँ के लोगों की बोली और तहजीब। यहाँ के लोगों की बोली में एक मिठास मिलेगी और तहजीब हमेशा आदर से भरा हुआ। यहाँ की बोली में इतनी मधुरता और मिठास है कि आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको अपनापन सा फील होता है। और हम वैसे भी बनारस में 20 साल बिताए हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ के लोगों में ईमानदारी। तो हुआ ये ना कि जिस ऑटो से हम लोग आज सुबह से घूम रहे थे, वो ऑटो हमें 2-3 घंटे घुमाने के बाद जो उसका एक्चुअल प्राइस है 120 या 100, वो उतना ही मांगे जितना उसका प्राइस हुआ। 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से उसने 100 रुपये मांगे। लेकिन अगर यही चीज़ बिहार में होता तो वो 300-400 से कम तो मुँह खोलता नहीं, सबसे पहली बात। तो यार यही चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि लोगों में ईमानदारी है। वो टेम्पो वाला चाहता तो 200-300 भी बोलता। उसको पता है कि अगर वो 300 से मुँह खोलेगा तो 200 तक तो हम लोग आएंगे। वैसे आपको बता दें कि हम एक नास्तिक हैं। चौंकने की बात नहीं, गुरु भगत सिंह भी नास्तिक थे। मेरे लिए भगवान से तात्पर्य है उनकी रचनाएं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जानवर और इंसान। हमें इन सब में ही परमात्मा दिखता है। किसी जानवर या इंसान को अच्छे से ट्रीट करके जो खुशी हमें मिलती है, मेरे लिए वही है परमात्मा का मिलना। और इनकी सेवा करना ही मेरे लिए धर्म का पालन करने का समान है। तो मेरे कितने सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि बनारस जैसी पवित्र जगह पे रहने के बाद भी हम नास्तिक कैसे हो गए। तो भाई समय समय की बात है। एक जगह पे रह के दो अलग अलग प्राणी 2 अलग अलग शिक्षाएं ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो वैसे ही बनारस में रह के हम नास्तिक हो गए और मेरे सारे दोस्त आस्तिक। फाइनली वक्त आ गया अपने इस गेस्ट हाउस को अलविदा कहने का, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो अपनी जो ट्रेन है वो है बलरामपुर स्टेशन से 6:30 बजे के आसपास। उसके बाद वो हमें पहुंचाएगी गोरखपुर 11 बजे रात में। फिर 11 बजे रात से लेकर के सुबह 4 बजे तक अपने को पूरा टाइम स्टेशन पे ही बिताना है। और रात भर जगने के नाम पे मेरी नींद पहले से ही उड़ी हुई थी, पर चलो कोई नहीं, ये भी सफ़र का एक हिस्सा है। तो वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए आगे क्या होता है। बलरामपुर जाना है क्या? बलरामपुर नहीं जाना है। क्या करना है? भक्ति का एहसास हमें तब होता है जब हमने इस आदमी को मस्त मौला की तरह मदहोशी में नाचते हुए देखा। उस क्षण में सिर्फ 2 लोग थे, एक वो और दूसरा उसकी भक्ति। वहाँ किसी लाज लज्जा या लोग देख के क्या सोचेंगे जैसी कोई भावना नहीं थी तो सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी जो उससे और उसकी भक्ति से हम तक आ रही थी। इसके बाद शाम के नाश्ते में हम लोग भूजा और टिक्की चाट खाते हैं। इन्हीं सब के बीच मेरी नज़र पड़ती है इस खूबसूरत से सनसेट पर। तो दोस्तों, हम लोग बलरामपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और एक
टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह हम लोग ट्रेन से 1.5 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। ट्रेन का टाइम है 7:30 बजे और हम लोग आ गए थे 6 बजे और ये स्टेशन पूरा सूना पड़ा हुआ है। आश्चर्य होता है कि ये जगह जितना फेमस होना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि श्रावस्ती इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, 24 साल उन्होंने यहाँ पे अगर बिताया है तो ये तो भाई बहुत फेमस होना चाहिए इंटरनेशनली और नेशनली दोनों। लेकिन यहाँ पे स्टेशन पूरा सूना पड़ा रहता है। ये हमारा पूरा बेतिया ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है। फाइनली अपने सीट पे हम विराजमान हो जाते हैं और यहीं पे हमारा श्रावस्ती का टूर खत्म होता है। द ऑफिशियल एंड। तो वापस से अब समय की घंटी बजना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारी अगली ट्रेन सुबह 4 बजे की है और अभी बज रहे हैं रात के 1। लेकिन कोई बात नहीं, साथ में जब ब्रेड बटर हो तो फिर क्या दिक्कत। तो ये है गोरखपुर के बाहर का सीन। अभी बज रहे हैं रात के 1 और मेरे पास 3 घंटा है, तो हम सोचे कि चलो क्यों ना बाहर से घुमाते हैं। ये गोरखपुर स्टेशन के बाहर का सीन। स्टेशन के बाहर निकल के देखे तो पूरा शहर ही जाग रहा था। मन थोड़ा खुश हुआ कि रात में 1 बजे जगने वाले हम इकलौते नहीं है, हमारे साथ पूरा गोरखपुर है। कितना सही है ना, जहाँ एक तरफ घरों में कुछ लोग आराम से सो रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने दोस्तों या परिवार के साथ खुशियों के कुछ पल एकत्रित कर रहे हैं। रात के 1 बजे स्टेशन के बाहर ही इतनी चकाचौंध दिखने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अब वक्त है वापस से स्टेशन पे जाके समय बिताने का। गोरखपुर का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? वैसे मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आता है वो है अपना गीता प्रेस। जी हाँ, वही गीता प्रेस जो रामायण, गीता और महाभारत जैसे कई हिंदू ग्रंथों का प्रकाशन करती है। पूरे यूपी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गीता प्रेस का नाम ना सुना हो। वैसे एक और चीज़ है जिसके नाम पे ये शहर बना है। तो भैया गोरखपुर आए और गोरखनाथ मंदिर नहीं घूमे तो फिर क्या ही किया हो तुम? क्योंकि जैसे बनारस का मतलब है विश्वनाथ मंदिर, वैसे ही गोरखपुर का मतलब है अब गोरखनाथ मंदिर। और इतना सब करने के बाद जब समय देखें तो अभी आधा घंटा ही बीता था। तो भैया सुबह के 1:30 बज चुके हैं। अब अपने को 2.5 घंटा और वेट करना है। मेरा बचपन से सपना रहा है कि मालगाड़ी के लास्ट बोगी में कभी सफ़र करें और हल्की सी बारिश हो जाए। जो सीन है ना वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमें जिस ट्रेन से जाना था सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस वो थी 4 बजे। उसके पहले ये जो अपनी स्पेशल ट्रेन है वो आ गई, तो हम सोचे कि इसी में बैठते हैं, 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ। फर्स्ट टाइम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 5 वोट पड़े। मर गए थे भाई, तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल मर गए थे। चुनाव हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम्हारे कब थे? पहले सुनो भाई, तुम जो बोल रहे हो भाई, मुझे पता चला जवाहरलाल नेहरू का बने थे, पता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला कहाँ से लाया, कितना करोड़ रुपया लिया अरे है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आप छोड़िए, हम जो काहे पहला छोड़िए? कलम कॉपी किताब पेंसिल पर कितना जीएसटी देना पड़ता पहले है? कितना जीएसटी देना पड़ता? पहले का बात छोड़िए ना, अभी बताइए ना। पहले कितना देना पहले से क्या लेना देना है? पहले कितना देना पड़ता? पहले से क्या लेना देना है? पहले जमाने में चल रहा है, पैदल वाले में। भाई पहले नहीं जानते थे, आप बता पहले का आपका बता। पहले सुनिए, जीएसटी जब आया ना, ठीक है, तो गुड एंड गवर्नेंस में जो भी है। भाई को जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। पूरा देश में एक जीएसटी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो उससे आपको फायदा होगा। आपको क्या हुआ जो 10 रुपए का सामान था वो 13 रुपये में हो गया? आपको क्या मिला? पहले जनता वो को क्या 15 मिला? में मिलता ही था। अर्जेंट मीटिंग। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी आइडियोलॉजी या सोच को लेकर के स्वतंत्र है। हमारे देश में सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि 5 मिनट के कन्वर्सेशन में ना आप मेरी थिंकिंग बदल सकते हो, ना हम आपकी थिंकिंग बदल सकते हैं। तो वाई कांट वी जस्ट लेट इट बी। खैर, एज एन ओवर थिंकर इस पूरे जर्नी में मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। इसी सिलसिले में आपसे कुछ पेश करने जा रहे हैं। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है, मंजिल से ज़्यादा राहों से मिलवाता है। कहीं रुकने का जज्बा, कहीं बढ़ने का जुनून, हर मोड़ पर नई सीख, हर कदम पे एक नया सुकून। कहीं खुशियों का शोर है, कहीं तन्हाई का साथ, हर कदम पर मिले अपनी पहचान का एक नया हाथ। इसीलिए सफ़र करिए जब तक सांस है, मंजिल से ज़्यादा ये राहें खास है।
इन्हीं लाइनों के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस। अभी टाइम हो रहा है 8। हम करेक्ट टाइम पे अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये रहा अपना घर। यहाँ तक आ ही गए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए।